दैट इज, तो बेटा ये एक ही सफ़े पे आपको उसकी सारी कैलकुलेशन समझ आ रही है। जी बेटा, कोई पॉइंट इसमें समझने वाला है तो प्लीज बताएं। तो ये एक एग्जांपल थी बाय प्रोडक्ट की, और इसके अलावा अगर हमने एग्जांपल्स देखनी है, ठीक है, तो वो आएंगी क्या, कि सबसे पहला आइटम था कि हम इसको रेवेन्यू शो करते हैं, मेन रेवेन्यू। तो इनकम स्टेटमेंट आपको बनाना आती है, जहाँ सेल्स आप लिखते हैं ना मेन प्रोडक्ट्स की, वहीं सेल लिख देंगे आप बाय प्रोडक्ट की। एक ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको अदर इनकम, जैसे इनकम स्टेटमेंट में लास्ट लाइन होती हैं अदर एक्सपेंसेस और अदर इनकम की, वहां जाके हम इसको लिख देंगे। ओके, दिस इज द मेथड ऑफ बाय प्रोडक्ट। ओके, इसकी एक और एग्जांपल भी यहाँ पे दी गई है, इसको भी देख लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इसकी। Two joint products XX and YY are produced from a common process. During July, 11,000 units of material were input to the process. Total cost of processing, direct material and conversion cost were 100,000. Out of output was 6,000 units of XX and 4,000 units of YY and 1,000 units of byproduct Q. तो हमारे पास 11,000 पूरा equal हो रहा है। XX has a sales value of 24 per unit when it is output from the process. YY has a sales value of 12 per unit when it is output from the process. Q has a sales value of rupees 1 per unit. The company policy is to apportion joint cost based on sales value at the point of split of 80% of the output of both XX and YY was sold by the month end. The proceeds of sale of the byproduct could be treated in one of the following ways: sales value at point of split of deducting proceeds of sales by the product from the joint process cost as before. अब बेटा यहाँ पे जो कॉस्ट एलोकेट हो रही है ना, किस बेसिस पे हो रही है, जो भी हमारी वैल्यू आ रही है एट स्प्लिट ऑफ, और इसमें हमें ये नहीं कहा गया कि हमने एनआरवी वाला मेथड फॉलो करना है। इन्होंने कहा जो भी स्प्लिट ऑफ वैल्यू आ रही है आपने उसके साथ करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब इनके क्या हो रहा है कि सेल्स वैल्यू कैसे आएगी, इनके पास आउटपुट कितना था 6,000 और इसका है 4,000, 6,000 इंटू 24 एंड 4,000 इंटू 12, ये इनकी सेल्स वैल्यू थी। तो हमारे पास सेल्स वैल्यू बन गई है 192,000। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान में रहे कि आपने जब सेल्स वैल्यू निकाली है ना, तो जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस हुए ना उसके ऊपर निकालनी है, ना कि जितने यूनिट्स एक्चुअली सोल्ड हुए हैं। ये बात दोबारा बता दूं, जब आपने सेल्स वैल्यू निकालनी है टू अ पोर्शन जॉइंट कॉस्ट, तो आपने सेल्स वैल्यू उतने ही यूनिट्स की निकालनी है जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, ना कि उतने यूनिट्स की जो कि एक्चुअली सोल्ड हुए हैं। ओके, ये बात क्लियर हुई। अच्छा बेटा, अब आगे देखते हैं कि इसमें और क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। बाय प्रोडक्ट डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट, ठीक है, बाय प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आएगी उसको हम डिडक्ट कर देंगे जॉइंट कॉस्ट में से। जॉइंट कॉस्ट हमारी कितनी थी बेटा, 100,000। जॉइंट कॉस्ट है हमारी 100,000। ओके, अच्छा जी, अब हमारे पास बाय प्रोडक्ट कितनी थी, 1,000 यूनिट्स, और उसके ऊपर सेल वैल्यू क्या है 1,000, तो हमारी जो जॉइंट कॉस्ट है दैट इज 100,000, उसमें से हम लेस कर देंगे 1,000, ठीक है। बाकी कितनी रहेगी बेटा, 99,000। उसको हमने अपोर्शन करना है आप बिटवीन एक्स एक्स एंड वाई वाई। ओके, यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन का डेटा बना लें,
हमने 11,000 इनपुट किया, 6,000 ये आ गया, 4,000 ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। अब हमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं दी गई है, अल्टीमेट सेल प्राइस नहीं दी गई है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। और स्प्लिट ऑफ वैल्यू जो दी गई है दैट इज 24 एंड 12, ठीक है बेटा, और इसकी वैल्यू दी गई 1। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब हम क्या कर सकते हैं कि ये देखें आपके पास टोटल सेल वैल्यू आ गई एट स्प्लिट ऑफ, ठीक है। अच्छा बेटा, अब जॉइंट कॉस्ट हमारी कितनी थी, यहाँ पे लिख दें 1 लाख, ठीक है। सेल वैल्यू कितनी आ गई, बैकआउट थी 1,000, 99,000 का हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, और ये 99,000 का डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। 99,000 डिवाइड बाय 192 मल्टीप्लाई बाय 144, ठीक है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं 99,000 जो है उसको डिवाइड किया 192 से और मल्टीप्लाई कर दिया 144 से। यहाँ पे ये काम किया और ये काम यहाँ पे आगे कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 48,000, ठीक है बेटा। ये इसकी कैलकुलेशन हमने बना ली है। तो अब हमें पता लग गया कि जॉइंट कॉस्ट कितनी कितनी एलोकेट हुई है। यहाँ तक बात समझ आ गई। ये वाला पॉइंट इसमें है नहीं क्योंकि हम एनआरवी नहीं निकाल ले। ओके, अब इसमें ये कहा जा रहा है बेटा कि हमने क्या बनानी है, इनकम स्टेटमेंट। क्या बनानी है, इनकम स्टेटमेंट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। यहाँ तक कोई पॉइंट है तो बताएं प्लीज। बेशक जो लोग फर्स्ट क्लास ले रहे हैं इस वीक की, उनको भी अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इजी चैप्टर है। जस्ट आपने बाय प्रोडक्ट का रेवेन्यू को जॉइंट कॉस्ट में से लेस करना होता है और फिर उस वैल्यू को दोनों जॉइंट प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करके आप उनकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। ओके, अच्छा बच्चों, अब इसके बाद बनेगा प्रोसेस अकाउंट। तो 11,000 यूनिट्स है, 100,000 की कॉस्ट थी, 6,000 यूनिट्स इसके प्रोड्यूस हुए, 4,000 यूनिट्स के प्रोड्यूस हुए, 1,000 यूनिट्स के प्रोड्यूस हुए, और हमने इनकी वैल्यू निकाल ली है। और ये देखें ये 100,000 के इक्वलेंट आ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोसेस अकाउंट बन जाएगा। अब आ रही बच्चों बात इनकम स्टेटमेंट की। अब इनकम स्टेटमेंट क्या होगी, रेवेन्यू दैट इज 6,000 यूनिट्स है इसके, लेकिन हम कितने सेल कर पा रहे थे, 80%, ठीक है। इंटू 24 किया दैट इज 115,200 इसका सेल्स रेवेन्यू आ गया। इस तरह वाई के भी 80% सेल हो रहे थे, 38,400 आ गया, 153,600 इसकी रेवेन्यू हो गई। कॉस्ट ऑफ इस प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी थी, 99,000, लेस निकाल लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब बच्चों प्रोडक्शन तो 100% यूनिट्स की हुई थी, ठीक है, लेकिन सेल कितने हुए, 80%। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बन जाएगा बच्चों, 20%। और 20% हम स्ट्रेट अवे कैसे निकाल सकते हैं कि जो हमारी कॉस्ट थी दैट इज 99,000, उसका हम स्ट्रेट अवे ले लिया हमने 20%, दैट इज 19,800। तो जब 99,000 में से 19,800 लेस किया तो हमारे पास कॉस्ट उससे आ गई 79,200 और हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है 74,400। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट भी आ गया कि अगर हमने जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे सारे के सारे अगर सेल नहीं हुए तो हमें कैसे उसकी वैल्यू आएगी। ये बात समझ आ गई बच्चों। जब ये पॉइंट समझ आएगा तो हमने थोड़ी सी इसकी एक वेरिएशन भी देखनी है। वो वेरिएशन क्या होगी वो उसका भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, ये सारी चीज समझ आ रही है, कैलकुलेशन क्या हो रही है। इनफैक्ट बच्चों क्वेश्चन में बताया गया था कि आप कितनी परसेंट सेल कर रहे हैं, 80%। इसका मतलब है कि 20% आपके पास क्लोजिंग स्टॉक रह जाएगा। तो ये वो क्लोजिंग स्टॉक इस तरीके से निकाला है कि क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास रह जाएगा एक्स एक्स का और वाई वाई, ठीक है।
यहाँ से बात क्लियर है? यहाँ देखो लिखा है आउटपुट ऑफ द आउटपुट ऑफ बोथ XX एंड YY, क्योंकि यहाँ जिक्र नहीं किया है। इन दो मेन प्रोडक्ट्स हैं, उनका स्टॉक जो है 80% सेल हुआ है। अच्छा बेटा, अब आगे आते हैं सेल्स वैल्यू एट। जी बेटा। सर अभी तो दोनों का 80% हुआ ना, ठीक है, अगर ये एक का 80% होता और एक का 70% होता फिर? कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते थे, चलिए आपके लिए यहाँ बना लेते हैं इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इस तरह करने से हमारे पास आ जाएगी सेल्स की वैल्यू ऑफ X, दैट इज 6000 इंटू 24 और इंटू 80%। ये सेल्स की वैल्यू आ गई XX, ठीक है, जो कि देखो हमारे टैली कर रही होगी, दैट इज 115,200। अब हमने क्या किया, Y की भी निकाल लें। Y की हम कह रहे हैं दिस 4000 और इसको हम कह रहे हैं 70% है, और इसकी प्राइस है 12। ठीक है बेटा, तो ये बन गई टोटल सेल्स वैल्यू, इसकी बन जाएगी 148,800। अब हमें निकालनी है कॉस्ट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट हुई थी, दैट वाज 99,000। ओके, क्योंकि 100,000 में से हमने बाय प्रोडक्ट के रेवेन्यू को निकाल दिए। ओके, अच्छा जी, अब हमें निकालना है लेस क्लोजिंग स्टॉक, और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है दो, एक XX का, ठीक है, और एक है YY का। क्लोजिंग स्टॉक XX का कितना आएगा बेटा, दैट इज 6,000 यूनिट्स इनटू 20%, क्योंकि 80% सेल हो गया था, इनटू, अब हमें लेना पड़ेगा कि इसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या है। ठीक है, या स्ट्रेट अवे हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है इसकी कॉस्ट कितनी है 74,250, इसका हम ले लें, दोनों तरीके से बता देता हूँ मैं, 74,250 का 80% 20% ले लें, ये तरीका हमारे पास पॉसिबल है। और YY का जो है दैट इज 24,750, इसका हम 30% ले लें। ठीक है, और जी बेटा कंटिन्यू हो गया है आपके पास, यहाँ लाइट चली गई थी, यस नो में जवाब दे दें। सर हो गया। ठीक है, शाबाश सर जी। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, अगर मैं इसको यहाँ से मिटा दूं और यूनिट कॉस्ट निकाल लूं, दिस डिवाइड बाय दिस, अब आपके पास एक यूनिट कॉस्ट भी आ चुकी है। ठीक है, तो हम इसको यूं भी कर सकते हैं कि हमारे पास कितने यूनिट्स रह गए, दैट इज 6,000 यूनिट्स थे हमारे पास, इसमें से हमारे पास 20% रह गए, और एक यूनिट की कॉस्ट है दैट इज 12.375। हम यूं करके भी निकाल सकते हैं,
दैट इज 4000, इसमें से हमारे पास 30% यूनिट्स रह गए इनटू 6.1875। ठीक है बेटा, तो अगर आप इसे कैलकुलेशन में निकालना चाहोगे तो वो निकल आएगी, दैट इज 7425 बन रहा है ये, और इसकी भी अगर हम निकालना चाहें तो ये 14,850 बन रहा है। ठीक है, और अगर आप स्टेट अब इसका भी निकालो 74,250 इंटू 20%, तो ये देखें 14,850 ही बन रहा है। और इसी तरह अगर हम इसका भी निकालें दैट इज 24,750 इंटू 30%, तो वो भी 7425 बनेगा। तो ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, दैट इज एक्स का आ गया दिस वैल्यू, ठीक है, और वाई की आ गई ये वैल्यू। इन दोनों को अगर हम सम करें दिस प्लस दिस, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी 99,000 माइनस दिस, दिस इज द कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास बन जाएगा दिस, ये हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट, जो कि अभी आ रहा था आपके पास कितना 74,400, और अभी हमारे पास आ रहा है 72,075। अगर डिफरेंट भी परसेंटेजेस हो जाएंगी तो ये ट्रीटमेंट आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आ गई? अच्छा जी, अब हम आते हैं इसका थोड़ा सा जो वेरिएंट मैंने कहा आपके साथ डिस्कस करते हैं। वो वेरिएंट ये है कि हम क्या कर रहे हैं, सेल्स वैल्यू एट पॉइंट ऑफ स्प्लिट जो है ना, हम उसको ट्रीट कर रहे हैं एज अदर इनकम। अब हम डिडक्शन फ्रॉम सेल्स ऑफ, डिडक्शन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं कर रहे। अब हम जो बाय प्रोडक्ट का रेवेन्यू है उसको प्रोडक्शन कॉस्ट से लेस नहीं कर रहे, बल्कि हम उसको क्या शो कर देंगे बेटा, एज ए अदर इनकम। जब एज ए अदर इनकम शो करेंगे तो फिर हमारी इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, आपकी जो सेल्स वैल्यू है वो तो 192,000 ही रही। अब आपने क्या किया है, उसको 1,000 को 1 लाख में से लेस नहीं किया, बल्कि 1 लाख ही रखा। ठीक है, जैसे अगर हम इस केस को बनाएं से, अब हम यहाँ पे 1 लाख रुपए लेस नहीं कर रहे, ये हम लेस नहीं कर रहे। ठीक है, ये 1 लाख की है। अब हम क्या करेंगे, ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करेंगे विद 100,000, तो 75,000 इधर आ गई और 25,000 जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब 1 लाख में से हमने माइनस नहीं किया, तो ये 25,000 और 75,000 हो गए। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, अब जब हम इन्वेंट्री वैल्यूज निकालेंगे तो वो किसके हिसाब से निकलेंगी, 100,000 के हिसाब से। ठीक है, अभी हम इसकी प्रोसेस अकाउंट देखते हैं। 11,000 इनपुट किए, 1 लाख थी, 6,000, 4,000, 1,000। अब क्यू की वैल्यू है नील, क्योंकि अब हमने इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की। इसका जो भी रेवेन्यू होगा उसको हम ले जाएंगे एज ए अदर इनकम। तो कॉस्ट हमारे पास आ गई 75,000 एंड 25,000, ये 1 लाख बराबर है। अब देखते हैं इसकी इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी। ये बेटा इसकी इनकम स्टेटमेंट है, 80% इंटू 6,000 इंटू 24, ये सेल्स रेवेन्यू तो वही रहेगा 115 और 33,000, क्योंकि हमने इतने ही यूनिट सेल किए। ठीक है, 115,200 एंड 38,400, दैट इज 153,600। ओके, अच्छा जी, अब प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ गई, 1 लाख। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आएगी, 20%, क्योंकि हमारी कॉस्ट कितनी थी 1 लाख, उसका 20% हमने ले लिया 20,000। ओके बेटा, अब कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई 80,000। जब सेल्स में से हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस की तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 73,000
600। अब यहाँ पे आके वो जो अदर इनकम है ना बाय प्रोडक्ट की, उसको लिख दिया, और यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट आ रहा है 74,600। 74,600 जब हम डिडक्शन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल्स करते थे, डिडक्शन फ्रॉम प्रोडक्शन कॉस्ट करते थे, तो प्रॉफिट था 74,400, और अब आ रहा है बेटा 74,600। क्यों? क्योंकि जब हम डिडक्शन फ्रॉम प्रोडक्शन कॉस्ट करते हैं तो हमारी जो यूनिट कॉस्ट है ना वो कम हो जाती है। जब यूनिट कॉस्ट कम होती है तो क्लोजिंग इन्वेंटरी भी कम हो जाती है। अभी हमारी क्लोजिंग इन्वेंटरी आ रही है 20,000, और उस केस में देखें आ रही थी 19,800। तो 200 यूनिट्स का 200 रुपीज का फर्क है, वही फर्क चला जाता है प्रॉफिट में, जैसे कि हमने मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी पढ़ के देखा था। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है? अब हमने क्या किया है, हमने बाय प्रोडक्ट के रेवेन्यू को जॉइंट प्रोसेस कॉस्ट से लेस नहीं किया, तो हमारे पास जो इन्वेंट्रीज की वैल्यूज हैं, अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, अब आ गया 12.5 और 6.25, जबकि हम जब लेस करते थे तो हमारे पास आ रही थी ये 12.375 एंड 6.187। ठीक है, डिफरेंस कितने का था? तो बेटा ये पर यूनिट पे डिफरेंस है ईच यूनिट का। ठीक है, ये यूनिट कॉस्ट आ रही थी जब हम लेस कर रहे थे फ्रॉम प्रोडक्शन कॉस्ट, और जब ये वो आ रही है जब हम लेस नहीं कर रहे। तो आप देखें, इस केस में आपकी यूनिट कॉस्ट ज़्यादा है, जिस केस में आपकी यूनिट कॉस्ट या क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होता है उसमें आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, और हम ये मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में पढ़ चुके हैं। कोई क्वेश्चन बच्चों? जी बच्चों, जी बेटा। सर ये जो लास्ट आपने पॉइंट कॉन्सेप्ट बताया ना, इसको रिपीट कर देंगे? जी जी मैं कर दूँ। देखो बेटा, आप ये बताओ कि आपको कोई डिफरेंस फील हुआ है कि दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है, वो बता तौहीद बताओ मुझे आप। यस सर, प्रॉफिट्स में और क्लोजिंग स्टॉक्स में। बाय प्रोडक्ट के रेवेन्यू को हम क्या ट्रीट कर रहे हैं दोनों मेथड्स में? पहले मेथड में क्या कर रहे हैं और दूसरे में क्या कर रहे हैं? अभी आपको क्लियर हो जाएगा, आप खुद इसका जवाब दोगे। सर पहले मेथड में हम लोग उसको कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस कर रहे हैं, नहीं नहीं, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में से नहीं, प्रोडक्शन कॉस्ट। वही सर, प्रोडक्शन कॉस्ट में से माइनस कर और रहे हैं। दूसरे में हम उसको रेवेन्यू में ऐड कर रहे हैं, एज ए अदर इनकम शो कर रहे हैं, एज ए अदर इनकम शो कर रहे हैं। शो कर ठीक रहे है, हैं। जब दूसरे मेथड में अदर इनकम के तौर पे शो करते हैं ना, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट में से लेस नहीं करते। ओके, बिल्कुल। जब देखो, जब प्रोडक्शन कॉस्ट से लेस नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आ रही होगी? ज़्यादा। ज्यादा। जब ज्यादा आएगी तो क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक कम होगा ना उस केस में। क्या देखो, आपने ये माना ना अभी, नहीं, ज़्यादा होगा। ज्यादा होगा। जब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो तो कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा होगी या कम? तो कम होगी सर। अब जब कम होगी तो प्रॉफिट क्या होगा? ज़्यादा। हाँ, ये सीक्वेंस है। अब इसको मैं कैलकुलेशन से भी समझा देता हूं, लेकिन पहले आप ब्रॉडली इस कॉन्सेप्ट को समझो ना। यस सर। अब आप इसको रिपीट कर सकते हैं, बेशक अपने पास लिख के पॉइंट्स लिख के आप मुझे स्पीक करें। क्या सीक्वेंस चला? देखो, हमने जब ये वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं जो हमारे सामने है, हमने इसमें बाय प्रोडक्ट को ले लिया है अदर इनकम। इसका मतलब है कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट में से हमने इसको लेस नहीं किया। जब प्रोडक्शन कॉस्ट में से लेस नहीं किया तो प्रोडक्शन कॉस्ट आई ज्यादा। जब प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा आई तो क्लोजिंग स्टॉक भी ज्यादा आएगा। जब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आएगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम आएगी। जब कॉस्ट ऑफ सेल्स कम आएगी तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा। ठीक है बेटा? यस सर। अब ये बात जब समझ गए तो अब ये जरा इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे लिखी जाती है वो यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। The profit in the above example is higher than the profit in the previous example by rupees 200.
This is because the whole sales proceeds from the sales of the byproduct has been recognized as other income. क्यों? फिर क्या हुआ? When the sale proceeds from the sales of the byproduct are deducted from the joint process cost, part of the deduction is carried forward to the next period in the valuation of closing inventory. The deduction in joint process cost was rupees 1000 and 80% of the inventory to which it relates has been sold, leaving 20%. 1000 जो हमारी कॉस्ट रेवेन्यू था बाय प्रोडक्ट का, उसका अगर हम 20% लें वो भी 200 बनता है. इनफैक्ट वो कैरी फॉरवर्ड होके चला जा रहा है नेक्स्ट पीरियड में जब हम उसको प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा बनाते हैं. क्लियर हो गया या और कोई कैलकुलेशन करके बताऊं? Yes, sir. क्लियर हो गया? जी बेटा, यहां तक बात क्लियर होगी, आगे चलते हैं. अब हमारे पास है एग्जांपल नंबर 7, कंप्रीहेंसिव एग्जांपल नंबर 7. वो भी बाय प्रोडक्ट्स और जॉइंट प्रोडक्ट्स से मुतल्लिक है. इसको देख लेते हैं. Platinum Limited manufactures two products, alpha and beta, and a byproduct zeta from a single production process. Following information is available from PS record for the month of February 2000X4. This is February 2000X4. Direct material आपने input किया 25,000 kg at the rate of 25 per kg. Direct labor cost है 432,000 जो कि पे की जाती है 15 per hour. नॉर्मल प्रोसेस लॉस है 20% ऑफ द मटेरियल कंज्यूम. अब नॉर्मल लॉस भी आना शुरू हो गया. Overheads are allocated to the products at the rate of rupees 10 per direct labor hour. The normal loss is sold at scrap at the rate of 8 per kg. Okay. अब जो नॉर्मल लॉस होगा वो 8 पर kg का सेल हो जाएगा. अब नॉर्मल लॉस भी आ गया. फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द आउटपुट फ्रॉम द प्रोसेस. हमारे पास अल्फा प्रोड्यूस होती है, बीटा प्रोड्यूस होती है और बाय प्रोडक्ट है जीटा. इसकी आउटपुट रेशियो है 75, इसकी आउटपुट रेशियो है 15 और इसकी रेशियो है 10. अगर हम तीनों को सम करें तो ये बन जाता है 100. ओके बेटा, यानी अगर हमने इनपुट किया है कितना 25,000 kg तो नॉर्मल लॉस तो हो गया 20%. ओके, और बाकी जो हमारे पास चीजें रह जाएंगी वो इस आउटपुट के रेशियो में आएंगी. और अल्फा सेल होता है 95 का, बीटा सेल होता है 175 का और जीटा सेल होता है 52.5 का. अल्फा इज फर्दर प्रोसेस्ड. अल्फा जो है इसको हम फर्दर प्रोसेसिंग में करते हैं एट अ कॉस्ट ऑफ ₹30 पर यूनिट बिफोर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट. जब मार्केट में सोल्ड होता है तो ये 95 का सोल्ड होता है, लेकिन इसके ऊपर हमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी करनी पड़ती है 30 पर यूनिट. जॉइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू. ओके, यहाँ पे हमें बता दिया गया स्प्लिट ऑफ पॉइंट की वैल्यू पे नहीं जाना, बल्कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर हमने जाना है. अच्छा जी, कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे आएगी बेटा? आपको दिया गया 25,000 kg हम इनपुट कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 25, दैट इज 625. डायरेक्ट लेबर की फिगर दे दी गई है 432,000 और ओवरहेड की फिगर हम कैसे निकालेंगे? ओवरहेड था आर एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट्स एट अ रेट ऑफ 10 पर डायरेक्ट लेबर आर. तो 432 को जब आप 15 से डिवाइड करेंगे ना बेटा तो आपके पास आ जाएंगे डायरेक्ट लेबर आर्स और उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे विद 10. तो हम यहाँ किया जा रहा है 432,000 डिवाइड बाय 15, तो हमारे पास आर्स आ गए, इंटू 10 कर दिया तो ओवरहेड की कॉस्ट आ गई और हमारे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है 1345000. ओके बेटा, यहाँ तक तो हो गई आउटपुट. अब इसमें से क्या हो गया था नॉर्मल लॉस, और नॉर्मल लॉस की क्या लेंगे हम? स्क्रैप वैल्यू. नॉर्मल लॉस कितना परसेंट होता है? 20%. तो 25,000 का हमने ले लिया 20% और अब ये सेल हो रहा है जाके 8 पे, तो 5,000 यूनिट्स हो गए एट द रेट ऑफ 8, 40,000 हो गया. अब हमारी जो कॉस्ट रह गई है जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट दैट इज 1305 और हमारा जो आउटपुट आएगा वो अब 20,000 के हिसाब से आएगा. ये यहाँ पे अब यूज होगा,
यहाँ तक कोई पॉइंट बच्चों समझ नहीं आया तो प्लीज बताएं। जी बेटा, आप लोग सुन रहे हैं मुझे? सर यहाँ तक कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो बताएं। दोबारा बताता हूँ, डायरेक्ट मटेरियल इतना इनपुट कर रहे हैं एट द रेट ऑफ दिस, लेबर ये कॉस्ट है एट द रेट ऑफ दिस, 20% इज द नॉर्मल लॉस। तो पहले हमने सिंपल नॉर्मल लॉस जो भी हमारा ट्रीटमेंट होता है हम वो कर देंगे। अभी तक हमारा जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स शुरू नहीं हुआ, ये सिंपल जो हम करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में वो काम किया है। अब इसके बाद फर्दर काम शुरू होगा, दैट इज आप देखें कि जॉइंट कॉस्ट कितनी आ रही है 1305। ओके, अब बाय प्रोडक्ट का जो रेवेन्यू है ना, बाय प्रोडक्ट का रेवेन्यू, ठीक है बेटा, वो कितना आएगा? ये 20 जीटा जो है ना 10% था, तो 20,000 हमारे पास रह गए थे ना, 20,000 का लेंगे हम 10%, और ये कितने का सेल होगा 52.5 का। तो 52.5 के हिसाब से इसका जो रेवेन्यू आया उसको हमने लेस कर दिया जॉइंट कॉस्ट में से। अब हमारे पास जॉइंट कॉस्ट रह गई है 1.2 मिलियन। 1.2 मिलियन ये क्या हो रहा है बेटा, दोबारा बता देता हूँ कि हमारे पास जो भी आउटपुट आता था उसका 75% होगा तो अल्फा, 15% होगा बीटा और 10% होगा जीटा। अब 25 में से 5 तो निकल गया नॉर्मल लॉस, तो बाकी कितना रह गया बेटा 20,000। अब इस 20,000 का हम लेंगे इस 20,000 का, अब हम लेंगे जी बेटा, हम इस 20,000 का लेंगे अब 10%। 20,000 का 10%, ये हमारे पास आ जाएंगे जीटा, और वो सेल हो रहे हैं 52.5 पे। तो ये हमारे पास आ गया रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट जीटा। इसको जॉइंट कॉस्ट में से हमने लेस कर दिया, अब हमारे पास रहेगी कॉस्ट 1200,000। अब इसको हमने स्प्लिट करना है अमंग मेन प्रोडक्ट्स। मेन प्रोडक्ट्स अब कितनी आएगी बेटा, 20,000 था ना, उसका 75% होता है अल्फा, 20,000 का 15% होता है बीटा, ये इनकी आउटपुट थी। अच्छा, जब हमने निकालनी है एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ, आप देखो ये 95 का सेल होता है कब, जब इसके ऊपर 30 की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगाई जाती है। जब इसके ऊपर 30 की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगाई जाती है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 65। इसकी हमें वैल्यू दी गई है, इसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कोई नहीं है, दैट इज 175। इसकी एनआरवी 175 ही है। 15,000 को हमने मल्टीप्लाई किया 65 से, 3,000 को मल्टीप्लाई किया 175 से, ये बन गई टोटल एनआरवी जो कि आ रही है 1500,000। हमने इस 1200,000 को इन दोनों पे स्प्लिट करना है, तो 1200,000 डिवाइड बाय 1500,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 975,000, तो जॉइंट कॉस्ट आ गई 780,000 और इसकी आ गई है 420,000। ओके, और अगर हम प्रॉफिट निकालना चाहेंगे तो 975 में से 780 लेस किया, 195,000 प्रॉफिट आ जाएगा अल्फा का, एंड 525 में से 420 लेस किया तो 105 प्रॉफिट आ जाएगा बीटा का। और अगर हम पर केजी में निकालना चाहें तो 195 डिवाइड बाय 15 एंड 105 डिवाइड बाय 3, तो ये पर केजी प्रॉफिट भी हमारे पास आ रहा है। तो बेटा ये क्वेश्चन है जिसमें नॉर्मल लॉस भी आ गया, और जो बाय प्रोडक्ट का रेवेन्यू था उसको हमने मेन प्रोडक्ट्स के रेवेन्यू से लेस कर दिया, और एनआरबी के मेथड के तहत हमने कॉस्ट को एलोकेट कर दिया। तो ये एक एग्जांपल हमने और देख ली बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट की। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। जी बेटा, आप लोग सुन रहे हैं मुझे? तो ही यस सर। पॉइंट समझ आया है? कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। सोच लें आराम से, आपके सर सामने है समझ आ पूरा गया। सारा क्वेश्चन आपके सामने है।
सर ये चैप्टर आज एंड हो गए? हाँ जी, इसकी एग्जांपल ये हमने 7th एग्जांपल की, 8th एग्जांपल इसके नेक्स्ट आ रही है, ठीक है, वो आप एज ए होमवर्क करो। तो हमारा ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से कंप्लीट हो गया है। अभी इसकी बेसिस पे जितना हमने पढ़ा है ना, इसमें बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट्स नहीं लेते, इसकी बेसिस पे आपका टीओटी हो जाएगा, और फिर हम इसके साथ साथ पास पेपर से क्वेश्चन करते हैं। थोड़े दिन पास पेपर से क्वेश्चंस के ऊपर लगाकर फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे, दैट इज बजटिंग। जी बेटा, क्वेश्चन कोई है तो बताएं। अच्छा भाई, इसके बाद आती है नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 8। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। Oceanic Chemicals manufactures two joint products, sigma and beta, in a single process at its production department. Incidental to the production, जो हम बात कर रहे थे ना कि बाय प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस होती है, दैट इज इंसिडेंटल टू द प्रोडक्शन होती है। हमारा पर्पस नहीं होता इसको बनाना, वो इत्तफाकन बन जाती है। इट प्रोड्यूसेस अ बाय प्रोडक्ट नॉन एज जी। Sigma and Z are sold upon completion of processing in production department, whereas beta goes to refining department where it is converted into theta. यानी कि दो प्रोडक्ट जो है ना, सिग्मा और जी, ये हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बेच देते हैं, जबकि जो बीटा है इसको हम फर्दर प्रोसेस करके थीटा के नाम से मार्केट में सेल करते हैं। Joint costs are allocated to sigma and beta on the basis of their net realizable values. Proceeds from sale of the byproducts are treated as reduction in joint cost. In both the department, losses up to 5% of the input are considered as a normal loss. तो अब इसमें नॉर्मल लॉस आ गया है दोनों डिपार्टमेंट्स में, जहां पे पहले डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, सिग्मा और बीटा और जी हमारे पास बन रहे हैं, और ये बनने के बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाके जो बीटा है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू थीटा। तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, ये इनकी वैल्यूज दे दी गई हैं। 3 मिलियन वैल्यूज हैं। कब? जब हमने मटेरियल इनपुट किया 50 केजी, मटेरियल इनपुट 50 पर केजी है, रुपीज की वैल्यू आ गई। तो अगर आपने मटेरियल की अमाउंट क्वांटिटी मालूम करनी है तो 3 मिलियन डिवाइड बाय 50 करेंगे तो मटेरियल की क्वांटिटी मालूम हो जाएगी। इस तरह लेबर के आवर्स मालूम करने हैं तो वो आवर्स मालूम हो जाएंगे दोनों डिपार्टमेंट्स के, एंड सो ऑन। तो थीटा कहाँ जाके बनता है बच्चों? रिफाइनिंग डिपार्टमेंट में, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बनते हैं सिग्मा, बीटा और जी। ये इनकी आउटपुट दे दी गई है। और ये जो सेल हो रहे हैं, ये कहां से हमें पता लग रहा है कि कितने के सेल हो रहे हैं? यहाँ बताया जा रहा है, सिग्मा, थीटा एंड बाय प्रोडक्ट्स वर सोल्ड एट रुपीज 300, 540 पर लीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्योंकि सिग्मा के बाद हमारे पास कौन सा आइटम था बेटा? बीटा। बीटा को हम सेल नहीं करते, हम सेल किसको करते हैं? थीटा को। तो ये थीटा की अल्टीमेट सेल वैल्यू दी गई है, दैट इज 500। There was no work in process at the beginning and at the end of the month. इसमें work in process का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। The cost per liter for the month of June would require the following calculation. तो बेटा ये आप आज होमवर्क में करना, कोई क्वेश्चन इससे मुतल्लिक हो तो मुझे बताना। और आपके पेपर में जो टीओटी है उसमें जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स नहीं आएगा। और ये बच्चा सब लोग अटेम्प्ट करो। अभी लास्ट मैंने चेक किया था, उसमें सिर्फ 4 के 5 बच्चों ने अटेम्प्ट किया था और बाकी बच्चों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन आपने आज करना है, एग्जांपल नंबर 8। ये टॉट कब है? टॉट 18 से शुरू हो रहे हैं बेटा, यानी कि मंडे से, आई थिंक 15 से हाँ। हमारा टॉट शायद 18 को है, आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा। आपको कल मैसेज आया था ना? मैं ये पढ़ यस हूँ, मैसेज कल आया था, एक सेकंड होल्ड करो। ये बताया गया था भाई टॉट आपका है 15 जून से, हाँ ठीक है। और इसमें हमारा शेड्यूल दिया होगा कैफ 8 जो है ये मंडे को ही है भाई। प्रोसेस कॉस्टिंग इसमें आएगा और आपका ये 12:30 से लेकर 1:30 बजे तक है। मंडे को ही हमारा टॉट का पेपर है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग हमने किया है, इसी का ही हम ले रहे हैं, अभी बाकी चैप्टर्स का नहीं ले रहे। ठीक है शाबाश बेटा, तो आज के लिए इतना ही।
सर बाकी पीछे वाले चैप्टर्स नहीं आएंगे? नहीं, सिर्फ प्रोसेस कॉस्ट ले रहा है, क्योंकि जो हमने करंट पढ़ा है ना अभी बेटा, सिर्फ हम वही ले रहे हैं जो करंट पढ़ा है, ताकि आपकी ये भी प्रैक्टिस इससे हो जाए। बाद में फिर हम बाकी चैप्टर्स जो है ना, क्योंकि अभी हम इससे करंट हुए थे और काफी दिनों से ये पढ़ रहे थे, तो इसलिए सिर्फ इसको फॉलो शामिल किया है, बाकियों को शामिल अभी नहीं किया। वो फिर बाद में हम, जिस तरह तौहीद ने भी कहा था हमसे कोई वाइवा वगैरह अरेंज करें, वो भी हम करेंगे और एमसीक्यूज भी करेंगे, क्योंकि अब पेपर जो है ना आपका, मुझे लगता है ये एमसीक्यू बेस्ड ही हो जाएगा। अब ये रिटर्न फॉर्मेट में नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरह कोरोना चल रहा है, कोई उम्मीद नहीं है कि जल्दी ये खत्म होगा। सर जी ना करें। तो भाई आपके सामने तो Excuse me, रिकॉर्ड है, कैसे? आपके सामने की सर रोजाना। ठीक है बच्चों, घरों में रहें और बाहर बिल्कुल ना निकलें, क्योंकि कोरोना से जो आप लड़ सकते हैं ना, वो दो चीजें हैं, एक सफाई रखें और एक सोशल डिस्टेंसिंग रखें, यही आपको बचा सकती है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर